हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है मेंडल के प्रयोगों की सफलता के कारण। मेंडल अपने प्रयोगों को करने में किस प्रकार वो सफल हुए और किस प्रकार उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसके कारण बाद में वे फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के वो पितामह कहलाए। तो सबसे पहला नंबर जो है या सबसे बड़ी बात जो है उसमें वो एक बहुत इंटेलिजेंट अर्थात वो बहुत बड़े जीनियस व्यक्ति थे। तभी तो उन्होंने उस समय मौजूद लोगों के ज्ञान से बहुत आगे का ज्ञान उन्होंने दे दिया, जिसके कारण उस समय के लोग उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को समझ नहीं पाए, उनकी बातों को लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जब बाद में वो तीनों वैज्ञानिक आए और उन्होंने भी वही सिद्धांत प्रस्तुत किया, तब जाकर के लोगों को समझ में आया कि ये बात तो मेंडल ने बहुत पहले हम लोगों को बता दिया था। जिसका मतलब था कि ही वॉज जीनियस। और साथ ही साथ जिस कारक की वो बात कर रहे थे, तो आज हम जिस जीन की बात कर रहे हैं उसको उन्होंने उस समय कारक कहा था। आज हम इतनी टेक्नोलॉजी और इतने इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर हम जीन की बात करते हैं, लेकिन मेंडल के समय में टेक्नोलॉजी का उतना विस्तार, टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स इतने नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसका यानी कि कारक का शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और कारक के बारे में उन्होंने बताया कि यही लक्षण के लिए जिम्मेदार है। आज हम कह रहे हैं कि जीन लक्षण के लिए जिम्मेदार है, और मेंडल ने उसी समय यह बता दिया था कि कारक किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए जिम्मेदार थे। इसका मतलब ये हुआ कि ही वॉज रियली वेरी जीनियस पर्सन, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो कौन कौन से वो कारण थे उसको हम लोग जान लेते हैं आज। आनुवंशिक रूप से शुद्ध नस्ली मटर के पौधों को उन्होंने चुना। उन्होंने कैसे पौधों को चुना? आनुवंशिक रूप से शुद्ध नस्ली पौधों को उन्होंने चुना। जैसे लंबाई के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि वो ट्रू ब्रीड प्लांट को चुना, जिसमें बिल्कुल सारे के सारे कैरेक्टर जो थे वो शुद्ध अवस्था में थे, कहीं ब्लेंडिंग नहीं थी, कहीं मिलावट नहीं थी। साथ ही साथ मटर का पौधा उन्होंने जो चुना था, मटर का पौधा छोटा होता है, उसको आप कहीं भी आसानी से आराम से उगा सकते हैं, ठीक है। उसका जीवन काल भी छोटा होता है, अर्थात 3 से 4 महीने का जीवन काल होता है। तो हम कई पीढ़ियों का अध्ययन मटर में कर सकते हैं। तो मेंडल ने भी वही किया कि जीवन काल 3 से 4 महीने का होता था, इस नाते कई पीढ़ियों तक का उन्होंने अध्ययन किया। साथ ही साथ फ्लावर की जो बनावट थी, स्ट्रक्चर थी, यानी पुष्प की जो संरचना थी, पुष्प की जो बनावट थी, वो इस प्रकार थी कि पुष्प बड़ा था, और जब बड़ा था तो जाहिर सी बात है कि उसके नर जननांग, मादा जननांग भी क्या रहे होंगे? बड़े रहे होंगे, जिससे कि उनका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। और साथ ही साथ पुष्प जो था वो द्विलिंगी था, अर्थात नर जननांग भी उसी पुष्प में था और मादा जननांग भी उसी पुष्प में था। साथ ही साथ जिससे स्वपरागण जो है वो संभव था, क्योंकि नर जननांग भी उसी में था, मादा जननांग भी उसी में था। तो एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया यहाँ पर संभव थी। शुद्ध लक्षण वाले पौधों को दूर एवं अलग अलग क्यारियों में बोया, किसी प्रकार की मिलावट की संभावना को समाप्त करते हुए, किसी प्रकार की ब्लेंडिंग की संभावना को समाप्त करते हुए उन्होंने अलग अलग, यानी एक लक्षण के लिए जिन पौधों को उन्होंने बोया तो वो अलग बोया, उसी के दूसरे लक्षण के लिए जिन पौधों को उन्होंने बोया वो दूर बोया, अलग अलग बोया, ताकि किसी भी प्रकार से उनके लक्षणों में मिलावट न हो सके, उनके कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग न हो सके। इस नाते उन्होंने दूर दूर अलग अलग क्यारियों में उन पौधों को बोया। स्वपरागण रोकने और अपनी इच्छा अनुसार संकरण कराने के लिए पुंकेसर को उन्होंने काट दिया। बात समझिए, ये पौधे का नर जननांग और ये पौधे का मादा जननांग। अब यहां से पराग कण को इस पर आना है, ठीक है। अब यदि ये मैच्योर हो गया और ये मैच्योर नहीं है, तब भी ये क्रिया संभव होने में दिक्कत है। साथ ही ये मैच्योर हो गई, ये मैच्योर नहीं है, तब भी इसको होने में दिक्कत है। बस समझिए। तो यहां पर कहने का मतलब ये था कि मेंडल ये जब चाहते थे तो इसको क्या कर दिया? उन्होंने काट दिया। अब अपनी इच्छा अनुसार जिस लक्षण को वो चाह रहे हैं,
जिस लक्षण के परागकण को वो चाह रहे हैं उस प्लांट के परागकण को ले आकर के इस पर छिड़क दिया। बात समझिए, इसको उन्होंने क्या कर दिया, काट दिया। इसके एंथर को उन्होंने काट दिया जिससे कि इसका कोई परागकण इस पर न गिरे। और इसके बाद वो अपने इच्छा के अनुसार जिस पौधे का वो परागकण जिस लक्षण के लिए जिस पौधे का वो परागकण चाह रहे थे उस परागकण को ले आकर के यहां पर उन्होंने छिड़क दिया। समझ गए? और इस प्रकार से उन्होंने मनवांछित तरीके से संकरण कराया। मनवांछित तरीके से उन्होंने जैसा वो चाह रहे थे इस प्रकार का संकरण कराने में यहां वो सफल रहे। एक बार चूंकि ये एक लक्षण के लिए एक लक्षण, देखिए उन्होंने क्या किया, एक बार अगर किसी लक्षण को उन्होंने नर माना और दूसरे को उन्होंने मादा माना तो अगली बार उन्होंने क्या किया, इसको नर माना और इसको मादा माना ताकि किसी प्रकार के संशय को समाप्त किया सके। रेसिप्रोकल क्रॉस भी उन्होंने वहां पर कराया और रेसिप्रोकल क्रॉस करा करके उन्होंने दिखाया कि कहीं भी वो गलती नहीं कर रहे हैं। वे अपने एक्सपेरिमेंट को बड़ी प्यूरिफाइड तरीके से बल्कि बिल्कुल शुद्ध तरीके से अपने प्रयोगों को कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लक्षण की वंशागति का उन्होंने अध्ययन क्या किया, उन्होंने एक समय पर एक ही लक्षण की वंशागति का उन्होंने अध्ययन किया। ये बहुत बड़ा कारण था कि वो एक टाइम पर एक लक्षण लेकर के और उसका संकरण कराया और संकरण कराने के बाद जो उनको रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को वो नोट करते थे, उसका एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखते थे, मैथमेटिक्स की सहायता से उसकी वो गणना करते थे और फिर उसका वो डेफिनेट रिकॉर्ड रखते थे हर एक प्रयोग के लिए। पहली बात तो ये कि वो एक लक्षण के लिए अलग प्रयोग किया, दूसरे लक्षण के लिए उन्होंने अलग प्रयोग किया, अगले लक्षण के लिए उन्होंने और अलग प्रयोग किया। सारे लक्षणों को मिला करके वो प्रयोग नहीं किए, हर एक लक्षण के लिए एक सिंगल कैरेक्टर के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और इसका उनको काफ़ी बेनिफिट मिला, काफ़ी फायदा मिला। तो कहने का मतलब ये था कि एक समय पर एक ही लक्षण की वंशागति का उन्होंने अध्ययन किया। प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का गणितीय रिकॉर्ड अर्थात मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव और गुणात्मक का मतलब क्वालिटेटिव, अर्थात संख्या का भी किसी एक लक्षण के माने मटर के गोल आकार की बात हो रही है, मटर के दाने की गोल के आकार की बात हो रही है, तो आकार के लिए उन्होंने जो भी बीज उनको प्राप्त हुए उस सबका उन्होंने संख्या के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से उसका उन्होंने अलग अलग झुर्रीदार बीज था उसका उन्होंने अलग रखा। सबका वो अलग अलग रिकॉर्ड रखते थे, अलग अलग उनको जो है मैथमेटिकल रूप से और स्टैटिस्टिकल रूप से वो अलग अलग उनका रिकॉर्ड रखा और साथ ही साथ उसका विश्लेषण भी किया। समयुग्मजी पौधे के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी पौधों में शुद्ध लक्षण बना रहता है। अब ये इस प्रकार का अगर लक्षण है तो इससे जितने भी पौधे उत्पन्न होंगे वे सब के सब कैसे होंगे, लंबे ही होंगे। इससे जितने भी पौधे उत्पन्न होंगे वे सब के सब कैसे होंगे, वो बौने ही होंगे। ये शुद्ध लक्षण है ना। ये तो शुद्ध लक्षण से उनको कई पीढ़ियों तक शुद्ध लक्षण प्राप्त हुए। शुद्ध नस्ली पौधे से उनको कई पीढ़ियों तक मनवांछित जैसा वो चाह रहे थे वैसा उनको रिजल्ट प्राप्त हो रहा था, क्योंकि ये शुद्ध है ना, तो शुद्ध से शुद्ध ही बनेगा। हाँ, ये अलग बात है कि यदि इस प्रकार से इनकी ब्लेंडिंग हो जाती है, इनका संकरण कराया जाता है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो हेटेरोजाइगस हो गया, अशुद्ध हो गया, यहाँ पर संकरण हो गया, मिलावट हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये शुद्ध लक्षण यानी कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में शुद्ध नस्ली पौधों को वो आगे बोते रहे, उससे शुद्ध नस्ल ही उनको क्या होते रहे, प्राप्त होते रहे। तो इस प्रकार से समयुग्मजी पौधे के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी पौधों में शुद्ध लक्षण बना रहता है। मेंडल ने जिन लक्षणों का चयन किया उनके विरोधी विशेषक अर्थात तुलनात्मक दृश्य रूप लक्षण भी थे। अर्थात विचार कीजिए, यदि मैं बीज के आकार की बात कर रहा हूं तो बीज का आकार राउंड होता है। कैसा होता है, राउंड होता है।
बीज का आकार छुरीदार है तो उसकी वो भी कैसा होता है, इस प्रकार। तो उसके लिए मैं आकार की बात कर रहा हूं, तो आकार की बात के लिए यहां पर आपको कितने, एक ये और एक ये, एक आर और एक आर, ये इसके क्या हैं, ट्रेट हैं। क्या है ये, बीज के आकार के लिए ये ट्रेट हैं। ऐसी प्रकार से ये भी बीज के आकार के लिए क्या है, ये ट्रेट हैं। बीज के आकार के लिए अलग अलग ट्रेट हैं, विशेषक हैं। मतलब ये कि जिस भी चीज को उन्होंने करना चाहा, अगर उन्होंने लंबाई लेना चाहा तो लंबाई के लिए लंबे एवं बौने पौधे, लंबाई के लिए उन्होंने लंबे एवं बौने पौधे। तो ये लंबा पौधा का प्रतीक, ये बौने पौधे का, ये लंबे पौधे के जीनोटाइप, ये बौने पौधे के जीनोटाइप, ये गोल बीज के जीनोटाइप, ये झुर्रीदार बीज के जीनोटाइप। ठीक है, अर्थात विरोधी लक्षण थे। लंबे भी थे तो बौने भी थे, गोल भी थे तो झुर्रीदार भी थे। ठीक है, फली का जो आकार था वो फूली हुई थी और सिकुड़ी भी हुई थी, तो ये उसके फली के आकार के लिए हो गया। इसी प्रकार फूल के रंग के लिए, यानी कि बैंगनी रंग है, व्हाइट रंग है, तो रंग के लिए बैंगनी रंग, व्हाइट रंग। इसी प्रकार से फूल की स्थिति के लिए, फ्लावर की पोजीशन के लिए एक अक्षस्थ यानी अक्षीय है तो दूसरा अग्रस्थ है। समझ गए ना। तो इस प्रकार से सातों के लिए जो लक्षण उन्होंने सेलेक्ट किए थे, चुने थे, उसके वहाँ विरोधी लक्षण भी मौजूद थे, अर्थात तुलनात्मक दृश्य रूप लक्षण भी मौजूद थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे लंबाई के लिए लंबे एवं बौने पौधे, पुष्प की स्थिति के लिए अक्षीय एवं अग्रस्थ विशेषक, इसी प्रकार अन्य लक्षणों के भी विरोधी या तुलनात्मक दृश्य रूप लक्षण थे। गुणसूत्रों पर ये लक्षण दूर दूर थे, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कि कोई भी गुणसूत्र है तो गुणसूत्रों पर जो लक्षण मौजूद हैं, अब ऐसा नहीं है कि सारे लक्षण एक ही गुणसूत्र पर हैं और नजदीक नजदीक हैं, तब तो ब्लेंडिंग की संभावना थी, तब तो लिंकेज की संभावना थी वहां पर। लेकिन नहीं, चूंकि उन्होंने ये खोजा था कि 7 जोड़ी गुणसूत्र थे और सातों जोड़ियों के गुणसूत्र पर जो लक्षण थे वो काफी दूर दूर थे। तो जब काफी दूर दूर थे तो वहां मिलावट की संभावना या लिंकेज की संभावना को क्या किया गया, खारिज कर दिया गया, समाप्त हो गया, अपने आप समाप्त हो गया। जब वो दूर दूर लक्षण हैं तो दूर दूर लक्षण है तो इसका मतलब ये कि एक दूसरे के प्रभाव को वो प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो अलग अलग स्थानों पर स्थित थे, जिससे ब्लेंडिंग एवं लिंकेज की संभावना नहीं थी। ठीक है, पुष्प की विशेष संरचना के कारण प्राकृतिक रूप से संकरण नहीं हो सकता है। चूंकि फ्लावर देखे होंगे आप मटर के पौधे को और उसके फ्लावर को आप देखा होगा, तो फ्लावर अगर आप देखिएगा ध्यान से तो वहां पर कोई बाहरी परागकण अपने आप वहां नहीं प्रवेश कर सकता। इस प्रकार की वो पुष्प की बनावट है। ठीक है, मेंडल स्वयं कठिन परिश्रमी थे। उन्होंने अपने प्रयोगों को बड़ी सावधानी के साथ किया और हर एक प्रयोग के परिणाम का शुद्धता के साथ रिकॉर्ड रखते थे। सब बातों को हम गौर करें तो एक बात यह भी निकल के आती है कि मेंडल वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मेंडल बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रमी थे, बहुत ही तन्मयता के साथ उन्होंने अपने प्रयोग किया, बहुत ही लगन के साथ उन्होंने अपने प्रयोग किया, ताकि और यही कारण था कि उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था। ये अलग बात है कि लोगों को समझ में नहीं आया उस समय उनके प्रयोगों के बारे में लोगों को जो जानकारी दी गई वो जानकारी लोगों के दिल दिमाग में नहीं बैठ पाई। लेकिन बाद में जब ह्यूगो डी ब्राइस ने और कार्ल कॉरेंस ने, शर्मैक ने जब फिर से उसको रीडिस्कवर किया और दुनिया को जब बताया गया तो सबने उस नियम को स्वीकार किया। जब दुनिया को पता चल गया तो वो क्या बन गया, वो सिद्धांत जो था वो नियम बन गया और मेंडल क्या बन गए, फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गए। तो कौन कौन से लक्षण थे जो 7 विरोधी लक्षण उन्होंने चुने थे, तो जो मटर के पौधे में विद्यमान थे वो कौन कौन से लक्षण थे। तो आप देख लीजिए कि ये तने की लंबाई, और तने की लंबाई के लिए लंबा बौना। ठीक है, प्रभावी कौन था, लंबा था। क्यों, जो F1 जनरेशन में अपने आप को प्रकट कर लेता था वो क्या था, प्रभावी था, और जो F1 जनरेशन में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता था वो क्या था, वो अप्रभावी था। क्या था, वो अप्रभावी था। इसी प्रकार से फली का रंग जो था वो हरा और पीला, ये उसके विशेषक हैं।
अब हरा रंग क्या है? प्रभावी है। और पीला रंग क्या है? अप्रभावी है। फली का रूप यानी कि फूली हुई फली है वो प्रभावी है, और संकीर्णित यानी सिकुड़ी हुई फली अगर है तो क्या है? वो अप्रभावी है। बीज का रंग पीला, बीज का रंग यदि पीला है तो प्रभावी लक्षण है, और यदि हरा रंग है तो वो क्या है? वो अप्रभावी लक्षण है। साथ ही साथ बीज का आकार यदि गोल है तो वो प्रभावी लक्षण है, और अगर झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी लक्षण है, क्योंकि वो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है। ये झुर्रीदार बीज अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है F1 जनरेशन में, आगे जाकर के प्रकट करेगा, लेकिन F1 जनरेशन में अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से पुष्प की जो स्थिति है वो अक्षीय है। अक्षीय होने का मतलब, ध्यान से देखिए इधर, अक्षीय होने का मतलब से ये पत्तियां हैं, उसकी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, ठीक है। तो यदि पुष्प यहां पर है तो ये कैसा है? अग्रस्थ है, शीर्षस्थ है। लेकिन अगर पुष्प इस प्रकार से है तो पुष्प अगर यहां निकल रहा है तो ये क्या है? कक्षस्थ है, ठीक है ना, अक्षीय है। तो अक्षीय पुष्प जो है ये प्रभावी है, और साथ ही साथ ये अग्रस्थ जो है वो कैसा है? अप्रभावी है। पुष्प का रंग अगर बैगनी है तो ये बैगनी रंग जो है वो प्रभावी है, और सफ़ेद रंग जो है वो अप्रभावी है। तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये था कि ये सौभाग्य था मेंडल का कि मेंडल ने जो पौधा चुना वो छोटा पौधा था, अर्थात वो शाकीय पौधा था, छोटा पौधा था, फूल उसके बड़े थे, जीवन काल उसका छोटा था। जो लक्षण उन्होंने चुने वो सारे के सारे लक्षण मटर के पौधे में मौजूद थे। जल्दी से जल्दी वो अपने संकरण को कराने में सफल भी हुए, कई पीढ़ियों तक अध्ययन करने में भी वो सफल हुए। साथ ही साथ उन लक्षणों के बीच में ब्लेंडिंग नहीं थी, गुणसूत्रों पर उनकी स्थिति अलग अलग थी, और जो लक्षण उन्होंने चुने उसके उनको युग्म विकल्प अर्थात उनको जो तुलनात्मक रूप है वो भी मिले, उनके विरोधी कैरेक्टर्स भी मिले, विपर्यासी लक्षण भी उनको उन पौधों पर मिले। तो ये उनके सफलता के राज थे, और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रयोगों को करते हुए और अंत में जो है उस समय के तो वैज्ञानिक समझ नहीं पाए, लेकिन बाद के जो कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी बेराइस और शेरमैक आए, उन्होंने इनके प्रयोगों को फिर से रिपब्लिश कराया, फिर से उनको रिपब्लिश कराया, और सारी दुनिया को पता चल गया कि मेंडल वाज जीनियस पर्सन। उन्होंने मुझे सारी दुनिया को एक अद्भुत ज्ञान दिया, और बाद में मेंडल को क्या कहा गया? आनुवंशिकी का जनक कहा गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।